नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग फरवरी माह के बिहार संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ ज़रूरी टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है कि केंद्रीय बजट 2025 बिहार के लिए प्रमुख आवंटन। जो केंद्रीय बजट है उसमें बिहार के लिए क्या आवंटन किए गए हैं वो हम लोग देखेंगे। चर्चा में क्यों है तो बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025 में बिहार के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की हैं। ठीक है। एंड है कि मुख्य बिंदु, क्या मुख्य बिंदु हैं इसके। तो पहला पॉइंट है कि मखाने की खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा। आगे है कि नौ घोषित मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाएगा। जो बिहार में ये मखाने को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। मखाने एक तरीके से अभी जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। अभी हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे कि मिथिला मखाना को 2022 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ, जिससे बिहार, क्योंकि बिहार में बिहार भारत के कुल उत्पादन का 80% देता है। अभी जो मिथिला मखाना है न सिर्फ बिहार का एक प्रमुख उत्पाद बन गया है, बल्कि भारत और विश्व लेवल पे एक प्रमुख उत्पाद के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और जब से इसको जीआई टैग मिला तब से इसकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और मांग बढ़ने के साथ साथ इसके प्राइस में भी मतलब वृद्धि हुई है। फिर कि इस पहल से 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा में। इन ज़िलों में हम देख पा रहे हैं कि खासकर जो ये है, जो मिथिला क्षेत्र के जो इलाका है और फिर जो कोसी क्षेत्र के इलाका है उनमें, मतलब और जो जो बंगाल तट से लगे हुए जो हैं ज़िले हैं, उनमें ये मखाना काफ़ी ज़्यादा वो उत्पादित होने को देखने को मिलता है। और ख़ास करके जो दरभंगा मधुबनी वाला जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है मखाना को। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया मखाने की खेती से संबंधित तथ्य। दूसरा आते हैं कि विमानन अवसंरचना का विस्तार, कि विमानन अवसंरचना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसमें एक्सपेंशन किया जा रहा है, सरकार क्या कुछ कर रही है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो पहला पॉइंट है कि बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भविष्य की मांगों को पूरा करेंगे। कैसे हवाई अड्डे बिहार में बनाए जाएंगे, तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। अभी हम लोग देख रहे थे कि पूर्णिया में जो एक हवाई अड्डा है जो अभी निर्माणाधीन है, बहुत जल्द उसकी मतलब उसका उद्घाटन होने वाला है, वो शुरू होने वाला है। और उसके अलावा कुछ नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की बात की जा रही है। और साथ ही साथ पटना हवाई अड्डा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे हम लोग जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, तो उसका विस्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के साथ साथ जो बिहटा में एक ब्राउन फील्ड हवाई अड्डे के विकास की योजना भी बनाई गई है। काफ़ी लंबे टाइम से इसकी बात चल रही थी और अब ये देखने को मिल रहा है कि इस पर कार्य किया जा रहा है। कौन सा, बिहटा में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा। कहाँ पे ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ पे बनाए जाने की बात हुई है, बिहटा में। तो हम लोगों ने देखा कि विमान अवसंरचना और मखाने को लेकर क्या बातें हुई थी। एंड शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए क्या बात है। बोल रहा है कि पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाएगी। यह अतिरिक्त धनराशि कितना होगा देखेंगे। एंड बोल रहा था बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के लिए बिहार के अनुरोध पर तेज़ी से कार्रवाई की जाएगी। मतलब बिहार के जो किसान हैं, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे जो इन्वेस्टर्स हों, उनके पास पूंजी के अभाव में वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। तो और इसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है, उन्हें प्रवास करना पड़ता है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए सरकार ने उनको मतलब पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त धन देने की बात की है। यानी पूंजी खुद सरकार देगी, आपको इन्वेस्ट करना है और फिर जो भी ये आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है कि पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। अभी अभी हाल में हम लोगों ने सूर्योदय योजना के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। सूर्योदय पहल जो था, अभी ये पूर्वोदय पहल है, कुछ मिलता जुलता है पूर्वोदय पहल। इसमें क्या है कि इसमें खाद्य प्रौद्योगिकी है, उद्यमिता है, प्रबंधन संस्थान है, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के लिए छात्रावास सहित बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना बनाई गई है। हम लोगों ने जब इस बात पर गौर किया होगा कि जो भारत में बहुत सारे आईआईटीज़ हैं, लेकिन उन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम बिहार के जो एकमात्र आईआईटी पटना, जो वर्तमान रूप में बिहटा में पाया जाता है, बिहटा में है, उसका जो हॉस्टलिंग सुविधा है बहुत अच्छी नहीं है। मतलब हॉस्टलिंग सुविधा है ही नहीं। और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर सरकार ने ध्यान दिया है और इसके विकास की बात की जा रही है। आइए आगे जानते हैं कि मंदिर एवं पर्यटन विकास, मंदिर और पर्यटन विकास पर सरकार की क्या नज़र है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को डेवलप्ड स्टेट बनाने के लिए दो ही चीज़ें हैं। एक है एग्रीकल्चरल स्टेट और एक है
एक है पर्यटन, कि पर्यटन के माध्यम से बिहार को डेवलप किया जा सकता है। फिर उसके बाद है कि बजट में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, बोल रहा है कि बजट में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के समग्र विकास के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के समर्थन समान समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। यानी कि हमारे बिहार में जो प्रमुख प्राचीन मंदिरें हैं, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, उनका विकास किए जाने की बात की गई है। किस मंदिर के तर्ज पर? तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर। ठीक है। फिर बोला नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा नालंदा विश्वविद्यालय को उसके ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। नालंदा जो एक बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है और न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के प्रमुख जो शिक्षण संस्थानों में जहाँ पे विश्व भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, एक बौद्ध शिक्षा केंद्र था ये। तो मतलब इसको फिर से पुनर्स्थापित किए जाने की बात की गई है। आइए जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर के बारे में क्या चीज़ें हैं। बोला गया स्थित विष्णुपद मंदिर, यह मंदिर बिहार के गया जिले के फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? फाल्गु नदी के तट पर। और किस जिले में है? गया जिले में। और ये मंदिर स्वाभाविक है, विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित होगा। फिर उसके बाद है कि पौराणिक मान्यता, इस मंदिर को लेकर क्या पौराणिक मान्यता है कि किसने स्थापना किया होगा, क्या घटनाएं हुई होंगी जिससे मंदिर स्थापित हुआ। तो एक पौराणिक मान्यता है कि स्थानीय पौराणिक कथाओं के अनुसार गयासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं से प्रार्थना की थी कि वे उसे दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करने की शक्ति प्रदान करें। यानी कि गयासुर नाम का एक राक्षस था और उसने ये भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था कि उसको ये शक्ति दी जाए जिससे वो दूसरों को मोक्ष प्रदान करने की शक्ति प्राप्त कर सके, उसको ये वरदान दिया जाए। लेकिन इस गयासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जिससे जो भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु ने उसे अपने वश में कर लिया और इस जगह पे यही जो गया का स्थान है, इस जगह पे अपने पद चिन्ह छोड़ गए। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपना पद चिन्ह छोड़ा, इसलिए इस जगह का नाम क्या है? विष्णु पद है। और देखते हैं कि क्या हम लोगों ने देखा पौराणिक मान्यताएं क्या है और वास्तुकला विशेषताएं क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, इस जगह का स्ट्रक्चर कैसा है, किस शैली में मंदिर बना है। तो देखते हैं कि यह मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 फीट है। और इसमें कितने स्तंभ है? 44 स्तंभ। स्तंभों की जब बात आती है तो प्राचीन काल में एक चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था कुम्हरार स्थित, जो पटना से जो कुम्हरार में है, कि 84 स्तंभों वाला वो था। तो 84 स्तंभ का चंद्रगुप्त मौर्य का महल था। और विष्णुपद मंदिर कितने स्तंभों पे है खड़ा? 44 स्तंभ पे। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। जो ये कुम्हरार महल था कितने पे? 84 स्तंभ पे। और विष्णुपद मंदिर 44 स्तंभ पे। और ये कितने फीट ऊंचा है? तो 100 फीट ऊंचा है। फिर है कि इसका जो निर्माण है किस चीज़ से किया गया है? तो निर्माण इसके हुए हैं बड़े ग्रेनाइट ब्लॉकों से, यानी जो कि मुंगेर के काले पत्थर हैं। मतलब ये पत्थर मुंगेर से लाए गए थे और फिर ये ग्रेनाइट ब्लॉक से, और साथ ही साथ बोल रहा है कि लोहे की पट्टियों से जोड़े गए हैं। इनका जुड़ाव किस चीज़ से किया गया है? तो लोहे की पट्टियों से। फिर आगे है कि अष्टकोणीय मंदिर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर कैसा, मतलब क्या शेप है इसका? सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगुलर है, किस शेप का है ये? तो हम लोग देखते हैं कि ये शेप जो है अष्टकोणीय मंदिर है, ये ऑक्टागोनल शेप में ये मंदिर पाया जाता है। उसके बाद है कि इसका निर्माण 1787 में महारानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर किया गया था। कौन थी महारानी? महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की महारानी मानी जाती है। किस सेंचुरी में, किस शताब्दी में इस मंदिर का स्थापना हुआ था? 1787 में हुआ था। कब? 1787 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला सांस्कृतिक प्रथाएं, क्या इस मंदिर को लेकर क्या कुछ मान्यता है, लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो बोला यह मंदिर पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जो पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित अवधि है तथा बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। मतलब चाहे आप बिहार की कितनी ही बुराई कर ले, बिहार को कितना ही गाली दे ले, बिहारियों को कितना ही गाली दे ले, लेकिन कोई भी भारतीय उसे एक न एक बार इस मंदिर पर आना ही पड़ता है, बिहार में पाँव रखना ही पड़ता है। क्योंकि ये एकमात्र ये मंदिर है, ये जगह है जहाँ माना जाता है कि पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। पितृपक्ष ये समय होता है 15 दिनों का, जिसमें पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान किया जाता है और यहाँ पिंडदान करने से उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और देखते कि आखिर इस मंदिर में पूजा कौन करता है, कौन है लोग जो इस मंदिर का देख रेख करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने किसी ब्राह्मण को वरदान दिया था कि उनके ही वंश के कुछ लोग इसकी पूजा किया करेंगे। तो इसमें जो है गयावाल ब्राह्मण माने जाते हैं, कि ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण या फिर गयावाल ब्राह्मण। बोला प्राचीन काल से ही मंदिर के पारंपरिक पुजारी रहे हैं।
ठीक है, अभी हम लोग देख चुके हैं विष्णुपद मंदिर के बारे में। आगे देखते हैं बोध गया में महाबोधि मंदिर। बोध गया में महाबोधि मंदिर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बोला कि ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कौन सा स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोल रहा है कि मंदिर का निर्माण, आखिर मंदिर का निर्माण कराया किसने। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, भगवान बुद्ध चले गए, लेकिन मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो सम्राट अशोक ने मंदिर का निर्माण कराया। किस सदी में कराया। तो तीसरी सदी ईसा पूर्व में कराया था। ठीक है, बोल रहे जबकि वर्तमान संरचना 5वीं से 6ठी शताब्दी की है। ठीक है, अभी मतलब ये मंदिर मूल रूप से कब का है। तो तीसरी सदी ईसा पूर्व का है, 3rd सेंचुरी BC का है। लेकिन वर्तमान जो संरचना है कब की है, 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी की है। बहुत बड़ा फ़र्क है। मूल निर्माण ईसा पूर्व में, तीसरी सदी ईसा पूर्व में, और वर्तमान संरचना 5वीं से 6ठी शताब्दी की ईस्वी की है। फिर बोल रहा है वास्तुकला विशेषताएं, इस मंदिर की क्या है वास्तुकला विशेषता, इसका आर्किटेक्चर कैसा है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वो मंदिर है कितना ऊंचा है, क्या उसमें कितने स्तंभ हैं। विष्णुपद मंदिर, तो ये जो महाबोधि मंदिर है इसके क्या विशेषताएं हैं। तो इस बोल रहा है कि इसमें 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर है। इस भव्य मंदिर को वज्रासन भी कहा जाता है। फिर बोल रहा पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के अन्य 6 पवित्र स्थल शामिल हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यह कई प्राचीन स्तूपों से घिरा हुआ है जो अच्छी तरह से अनुरक्षित है तथा आंतरिक, मध्य और बाहरी गोलाकार सीमाओं द्वारा संरक्षित है। संरक्षित तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी है यहाँ पे। और कितनी ऊंचाई है इसके, जो मुख्य मंदिर है भव्य मंदिर, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 50 मीटर है। बोला कि यह गुप्त काल के सबसे प्रारंभिक ईंटों में से एक है। ईंटों से बने मंदिरों में से एक है, और जिसने बाद की ईंट वास्तुकला को भी प्रभावित किया। मतलब ईंट से निर्मित मंदिरों की जो शुरुआत होती है गुप्त काल में ही मानी जाता है। और मतलब ईंट से निर्मित मंदिरों का क्या मतलब, मंदिरों का काल ही गुप्त काल को कहा जाता है। यहीं से मंदिर बनने शुरू होते हैं। तो पहली बार जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो गुप्तकालीन मंदिर हैं हम लोग यूपी वगैरह में देखने को मिलता है। लेकिन एक जो बहुत ही ये है ख्याति प्राप्त मंदिर है महाबोधि मंदिर, शायद ही कोई इसके बारे में जानता होगा। यह गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद एक वज्रासन यानी कि हीरा सिंहासन, जहाँ पे मूल जो ये है मुख्य भवन है, मुख्य मंदिर है। मूलतः सम्राट अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था जहाँ बुद्ध बैठते थे और ध्यान करते थे। यहाँ आज हम लोगों ने विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि बिहार को क्या अनुदान मिले हैं भारत सरकार द्वारा, इसके बजट में क्या क्या डेवलपमेंट्स की बात की गई है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, मिथिला मखाना को GI टैग है, और मखाना बोर्ड है वगैरह। और IIT पटना में हॉस्टलिंग की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। और विष्णुपद मंदिर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को किस मंदिर के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।